मिस्टर गुप्ता, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो बताइए आप 2022 आपको कैसा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, और किस तरीके की आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे 2022 में विज़ावी 2021 सर? गुड आफ्टरनून स्वाति। सबसे पहले तो मैं आपको और दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो गेटवे रेल, जिसमें रेल ट्रांसपोर्टेशन और आईसीडी है, और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स जिसमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, और गेटवे ईस्ट जो हमारी वाइजैक में एक कंपनी थी, उसकी जो एनसीएलटी में मर्जर स्कीम थी वो अप्रूव हो गई थी, और उसका रिटर्न ऑर्डर परसों यानी कि मंडे को आ गया था। और अब कुछ ही समय में इसी क्वार्टर में के एंड तक सब मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कंपनी 3 कंपनी की एक कंपनी हो जाएगी। तो उससे हमको मतलब एक तो हमारा पैन इंडिया नेटवर्क हो जाएगा, जो कि अभी भी था, लेकिन अलग अलग कंपनी होने की वजह से हम कोई एक पैन इंडिया सोल्यूशन किसी कस्टमर को नहीं दे पाते थे, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और ये सब वो सब अब खत्म हो गया है। और जहाँ तक बात लॉजिस्टिक्स के बिजनेस की इस साल रही है, या फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग 22 में जो रहेगी, वो पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़त है उसमें, वॉल्यूम्स में। और आगे आने वाले साल में भी हम ये देखते हैं, क्योंकि अब काफ़ी बिजनेस जो है रोड से रेल पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मैं एक एक करके कारण बताऊंगा उसके। तो 2022-23 में हम अब स्टिल डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत बढ़ गया है। एक्सपोर्ट बढ़ गया है, लेकिन कंटेनर्स अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जितना कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्योंकि सामान्य से नॉर्मली जैसे 20% शॉर्टेज रहती है कंटेनर्स की बिटवीन एक्जिम एंड बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, वो अभी गैप बढ़ के 40% हो गया है। तो हालांकि शिपिंग लाइंस सब कंटेनर्स अपने रिपोजिशनिंग कर रहे हैं आसपास एशिया से, पर फिर भी एक्सपोर्ट का कार्गो ज़्यादा है और कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी कम है। पर सूनर और लेटर ये कमी पूरी हो जाएगी, और उससे हमको आने वाले टाइम में ये लग रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट जो और कंट्रीज से होता था वो शिफ्ट हो रहा है, और उसका बेनिफिट एक्सपोर्टर्स को भी मिलेगा, और इम्पोर्ट कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा मानना है कि ये डबल डिजिट ग्रोथ अगले साल भी हमको मिलेगी। 30% इस साल और अगले साल भी डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो डिमांड स्ट्रांग है सर, ट्रेड वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रांग रिवाइवल दिखा रहे हैं इस साल, और ऑब्वियसली उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं। बट ओमिक्रॉन के कंसर्न सर, क्या वाकई वो ऑन ग्राउंड आपको कुछ दिख रहे हैं, और उसके लिए कितने कॉशियस है? क्या सिचुएशन है अगर कोविड की बात करें तो? देखिए, हमने 2 वेव देखी हैं। वेव 1 जो 2020 में थी, और वेव 2 जो 2021 में आई थी। दोनों ही वेव्स में हमने स्ट्रांगली बाहर आके और अपनी डिलीवरी और जो हमारे सर्विसेज थी उसको और भी पक्का और मजबूत किया है। और उसकी वजह से कंपनी में आपने देखा कि रेवेन्यू और वॉल्यूम्स दोनों की बढ़त रही है। इस बार भी हम ओमिक्रॉन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन की वेव इतनी फेटल नहीं है और इतनी हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा ये मानना है कि ये नॉर्मल वर्क कंटिन्यू रहेगा आगे आने वाले समय में भी। थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी सबको, आम जनता को, उपभोक्ता को, और इंडस्ट्री को, और मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर हैं सबको। और अगर हम सब सतर्क रहते हैं तो ये प्रॉब्लम भी हम ओवरकम कर जाएंगे। वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है लोगों को, तो वो भी एक कारण है कि बीमारी अगर होगी भी तो मतलब ने इतनी स्ट्रॉन्ग या मतलब ने हॉस्पिटलाइजेशन की कम जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से ओके सर, बिजनेस मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ओके, तो इतना असर नहीं पड़ेगा आप कह रहे हैं इस वक्त, अगर कोविड की बात करें। सर, कॉस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कोई फर्दर एस्केलेशन देखते हैं कॉस्ट में, और उसकी वजह से कुछ प्राइस हाइक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने कहा कंटेनर शॉर्टेज एक दिक्कत है जो थोड़े टाइम में रिजॉल्व होगी, बट तब तक कैसे देखते हैं इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स, और उसको कैसे आप मिटिगेट करेंगे? देखिए, हमारी इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स जो है वो मेनली रेल रेवेन्यू, रेलवेज, इंडियन रेलवेज को जो देना पड़ता है। तो इंडियन रेलवेज में अभी कोई फ्रेट रेट नहीं बढ़ाया है, और आगे आने वाले टाइम में डीएफसी जो कि अभी आने वाला है, धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है,
तो उससे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट्स, जो कि कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि कम करना चाहती है, तो उसमें हमको अभी तक कोई कॉस्ट प्रेशर रेल साइड पे नहीं मिला है। बाकी इक्विपमेंट और पावर सप्लाई या ये जो ट्रेलर जो हम रन करते हैं, उसमें डीजल के रेट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन वहाँ भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें डीजल की एस्केलेशन का, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ हैं, उसमें डीजल एस्केलेशन और डेस्केलेशन का दोनों ही मतलब में प्रोविजंस हैं। तो हमारी अभी इस साल की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगले साल डब्ल्यू रेल कॉरिडोर के, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के और सेक्शंस शुरू हो जाएंगे, और जिससे हम उम्मीद करते हैं कि रेलवेज और भी रेट कम करने के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन है। और रेलवे को भी जब फुल स्पीड हाई वेट कैटेगरी के कंटेनर जब पूरे कॉरिडोर पे चलने लगेंगे, तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज रेलवे हमको देगी, जो कि आगे हम कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। श्योर सर, क्विकली जानना चाहूंगी आपसे, क्या डेवलपमेंट्स है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ऑल्सो नेशनल वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी प्लान हो रही है, उसका क्या असर देखते हैं और कब तक आपको लगता है ये आ जाएगी और कंपनी इससे कितना बेनिफिट करेगी? देखिए, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एम है कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स जो इंडिया में है वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू जो दूसरे नेशंस हैं, तो उसको कम करने का प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के आने से आगे आने वाले कुछ सालों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा, और वेयर हाउसिंग का सपोर्ट होने से जो वेस्टफुल मूवमेंट होती है फ्रॉम स्मॉल वेयर हाउस टू बिग वेयर हाउस टू फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वो मूवमेंट कम होने से भी कॉस्टिंग डाउन आएगी। तो ये दोनों पॉलिसी लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए इन जनरल बहुत फायदेमंद होंगी, पर उसका असर आने में कुछ समय लगेगा। बजट आ रहा है सर, क्या उम्मीद रखे इस बार आपके सेक्टर के लिए, आपकी कंपनी के लिए क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या होना चाहिए? और क्विकली सर एक अपडेट आपसे कॉनकॉर्ड इन्वेस्टमेंट पर भी जानना चाहेंगे। जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट में जैसा कि मैंने कहा कि रेल कॉरिडोर, जो फ्रेट कॉरिडोर हैं वो तैयार होंगे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस थोड़ी प्राइसिंग कम होगी। उससे ज़्यादा हम ये चाहेंगे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेलवे को एलोकेशन ऑफ फंड्स हो, जिससे कि जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को जो साउथ और ईस्ट से कनेक्ट करना है, वो कनेक्टिविटी भी, चारों क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिविटी जल्दी हो, और उसके बाद वो जो डायगोनली जो नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर है, वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि उससे जो रेल मूवमेंट डोमेस्टिक कार्गो की है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी जो हम लोग कर रहे हैं गेटवे ग्रुप, वो एग्जिम का कर रहे हैं सारे, चाहे वो कंटेनर फ्रेट स्टेशन हो, चाहे गेटवे रेल हो, तो ये सारा एग्जिम कार्गो है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद रेलवे के जो टर्मिनल्स खुद के बनाएंगे, पीएफटी या प्राइवेट सेक्टर के भी टर्मिनल्स आएंगे, तो उससे हम लोग एक एज ए कंपनी कंप्लीट रेल फ्रेट ऑपरेटर बनना चाहते हैं, ना कि ओनली एग्जिम। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फास्ट ट्रेन्स और लॉन्ग रूट ट्रेन्स का टर्न अराउंड टाइम अच्छा होगा, तो उससे काफ़ी डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में बढ़त की उम्मीद है। दूसरी बात आपने कही कॉनकॉर की, कॉनकॉर का जो पीछे अनाउंस हुआ था कि अभी इस साल में नहीं कर रहे हैं, वो अगले साल में इसका डाइवेस्टमेंट होगा। तो देखिए कब वो डाइवेस्टमेंट के लिए आती है कंपनी, इस साल तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस साल पुश हो गया और आगे अब अगले साल ही इस पर आगे डिटेल्स मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए सेक्टर के बारे में और कंपनी के आगे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स और ग्रोथ आउटलुक क्या है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। सेक्टर आउटलुक 2022 में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद